आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नम्स के जो है वो पास पेपर को डिस्कस किया जाएगा। नम्स जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल के अंदर जो है वो कराची में 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट हमारे पास एमडी कैट होता है जो 10 सितंबर को होगा, 10 सितंबर को संडे को जो टेस्ट होने वाला है, और एक टेस्ट जो है वो आपका 3 सितंबर को हो चुका है जिसको हम नम्स का टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट्स नस्ट। तो ये भी इस टेस्ट को भी पास करके आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बट इन अ वेरी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ लाइक कराची में आप बहरिया में ले सकते हैं, रुतफा मेडिकल कॉलेज में ले सकते हैं, इसी तरह से किम्स में ले सकते हैं। बाकी इस तरह से ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है, आर्मी यूनिवर्सिटी है, आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी AMC, इसमें ले सकते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ में। तो नम्स का जो टेस्ट होता है वैसे तो ओवरऑल ही हमारे पास बनता है फेडरल बोर्ड से, FTB से बनता है, लेकिन इसमें अक्सर चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि सिंध बोर्ड से मैच कर रही होती हैं। तो वो स्टूडेंट जो MD कैट 10 सितंबर को देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये टेस्ट जो है ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं KU वगैरह के लिए तो वो भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन चूँकि जो PMDC का सिलेबस होता है इंग्लिश का सेम वही नम्स का सिलेबस होता है, दैट्स वाई इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए होंगे इंग्लिश के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 96 से ये स्टार्ट होगा हमारे पास, तो उसके कंप्लीट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से इंग्लिश का मुताला कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? आई हैव बीन स्टडिंग, बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि यहाँ पर फॉर आ गया तो मतलब दिस शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं कि हैव बीन लगता है, हैव बीन स्टडिंग। तो MCAT नम्स दोनों को इंग्लिश बड़ी आसान होती है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट है 97 है द सूप डैश गुड, टेस्ट, यस बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। द सूप टेस्ट गुड मतलब कि जो सूप है वो जायके में या चखने में अच्छी है। तो सूप चिकन सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने S लगाया, तो द सूप टेस्ट इज गुड। 96 है अनलेस वी डैश नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम, यस बिल्कुल। अनलेस का जब भी पैटर्न आते हैं, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, इन दोनों सूरतों में इसके बाद हमेशा हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, अनटिल के साथ भी और अनलेस के साथ भी। तो यहाँ होना चाहिए अनलेस वी स्टार्ट नाउ। अगर हमने अब अभी शुरू नहीं किया तो हम वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। अभी हम अगर हमने सफ़र का आगाज़ नहीं किया तो हम जो है वो वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। तो अनटिल और अनलेस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखिए। सही तो मसला। तो ये सेंटेंस कंप्लीशंस आ रही हैं बड़ी आसान सी, आप देख सकते हैं। ये NED में से काफ़ी टफ होती हैं जब कंप्लीशन आता है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाऊद इज़ बेटर देन डैश ऑफ द कॉलेज। दाऊद कॉलेज के बाकी तमाम टीचर से बेहतर है। दाऊद इज़ बेटर मतलब किसी टीचर का नाम है दाऊद, इज़ बेटर देन डैश ऑफ द कॉलेजेस, ऑल टीचर्स ऑफ द कॉलेजेस, एनी टीचर्स ऑफ द कॉलेज, ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज या एनी टीचर ऑफ द कॉलेज। क्या होना चाहिए? कंप्लीशन है ये, C होना चाहिए यहाँ पर, ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज। कि दाऊद इज़ बेटर देन ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज, बाकी तमाम टीचर्स से बेहतर है, बाकी दूसरे टीचर से बेहतर है, कंपेयर किया जा रहा है ना, इसमें ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाइड डैश द ट्रैफिक लॉज फॉर स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। अबाइड का मतलब होता है ना कि लाइक जो मतलब फॉलो करना या पैरवी करना, अमल करना। तो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें ताकि ट्रैफिक का स्मूथ और एक सेफ फ्लो जो है वो बरकरार रहे। तो अबाइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है पता है आपको? यस बाय लगता है, शहीर ने बिल्कुल सही कहा, दैट C ऑप्शन बाय, अबाइड बाय। तो अबाइड बाय का मतलब होता है पैरवी करना, किसी चीज़ पर अमल करना। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा, दिस इज जस्ट अ प्रेपोजिशन, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन अबाइड बाय। नेक्स्ट है ही प्रीफर्स डेथ डैश डिसऑनर, उसको अपनी बेइज्जती से ज़्यादा वो मौत को तरजीह देता है। ओवर, अक्सर बच्चे ओवर लगाते हैं या अपॉन लगाते हैं, जबकि इसमें लगता है टू। ही प्रीफर्स डेथ टू डिसऑनर, जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देता हूँ।
तो यहाँ पर ऑन अपॉन जो लगाते हैं वो गलत लगाते हैं, तो किसी पर तरजीह देने में हम अब ऑन या अपॉन नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, प्रीफर्ड समथिंग टू अनदर थिंग। तो ही प्रीफर्स डेथ टू डिसऑनर, कि वो जो है मौत को तरजीह देता है बेइज्जती पर, ठीक है। तो प्रीफर के साथ टू आता है, दिस इज जस्ट अ प्रेपोजिशन। ये देख लें, ये एग्जामिनर फेवरेट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, प्रेपोजिशन ही में फंसाते हैं। आपको पता है ज़्यादातर ख़ास तौर पे ये एमकेट में, तो प्रेपोजिशंस आपको पता होना चाहिए किसके साथ कौन से आ रहे हैं। फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, यही लगते हैं। ये मैंने इसकी क्लास भी ली थी फिक्स प्रेपोजिशंस की, तो अपलोडेड वीडियो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। What does the word surplus mean? यह वोकेबलरी का क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है। सरप्लस का क्या मतलब होता है? यस, ए वेल डन, इन एक्सेस। अगर कोई चीज़ सरप्लस अमाउंट में है, इट मीन्स कि वो एक्सेस अमाउंट में, बड़ी तादाद में। तो सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ के एक्सेस में होना, बड़ी तादाद में होना, इजाफा होना, एक्स्ट्रा अमाउंट में होना, सरप्लस। What does the word spill means? स्पिल का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं ना, वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, स्प्रेड होगा, फैला हुआ होना, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा स्प्रेड। तो स्पिल या स्प्रेड इसका मतलब होता है फैला हुआ होना। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन्स? क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस, तजस्सुस में होना, या क्यूरियस के मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, ये भी कह सकते हैं, या स्कीन होगा यहाँ पर। तो क्यूरियस, इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट थिंग देन यू आर कीन एट समथिंग, ना कीन ऑन समथिंग। जैसे आई एम क्यूरियस अबाउट पिकनिक, तो आई एम कीन अबाउट पिकनिक, ठीक। मतलब शौकीन हूँ, मतलब मैं तजस्सुस में हूँ, मुझे इंतज़ार है बेसब्री से उसका। क्यूरियस आप किसी चीज़ के बारे में, आप में क्यूरियोसिटी है उस चीज़ के बारे में, तजस्सुस है आपके उसके बारे में। तो कीन और क्यूरियस, तो दे आर सेम मीनिंग्स ना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है तो उस चीज़ के बारे में आप कीन भी हैं, ठीक है, शौकीन है मतलब, या फॉन्ड कह सकते हैं उसके बारे में, समझ गए? तो दे आर ईजी वो कैप्स। नाउ वी हैव टू, पंक्चुएशन भी आती है एमकेट के अंदर ना, पंक्चुएशन भी आती है। पंक्चुएशन में जैसे इसमें आई हुई है कि पिक द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट जो है वो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स आपको जो है वो कॉमा, फुल स्टॉप और सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, इनके करेक्ट यूजेजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अभी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ही हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी। अभी करेक्ट तरह से किस तरह से लिखा जा सकता है? जो ही हैड वन मोटो, उसके बाद फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास आया हुआ सर्विंग ह्यूमैनिटी। यहाँ पर लिखा हुआ ही, शायद कॉमा है, हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी। ही हैड वन मोटो के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन आया हुआ है, फिर यहाँ पर कॉलन आया हुआ है। ये होना चाहिए। डी करेक्ट है इसमें। ही हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी। देखो व्हेन, जब हम ये हमारे पास जो है ना, इस तरह से जो सिंबल होता है, ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉलन। ये कॉलन कहलाता है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज टू इंट्रोड्यूस आ लिस्ट। किसी लिस्ट को जब आपको इंट्रोड्यूस करना होता है ना, किसी भी चीज़ की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? कॉलन लगाते हैं। किसी भी चीज़, जैसे कि ही हैड वन मोटो, उसका एक मोटो है, अब उस मोटो की लिस्ट बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं। अगर वो 4 चीज़ हो तो तभी वो कॉलन से स्टार्ट होता है, वो है ना। भी बोलते हैं ना भाई कि कुछ भी जैसे द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर एज फॉलोस, उसके बाद कॉलन लगा देते हैं, फिर 1 2 3 4 करके लिखते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना हमेशा। हेडिंग के साथ भी लगाते हैं उसको, मीन्स या फिर हम किसी लिस्ट को जब स्टार्ट करने वाले होते हैं ना कि द वर्टिब्रेट मैमल्स आर फॉलोइंग, उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, उसके बाद हम कॉलन लगा देते हैं। उसके बाद नीचे हम जो है वो फिर वर्टिब्रेट्स मैमल या कुछ भी हम बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वो है ना, ही हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी, तो एक मोटो है। अब वो मोटो क्या है? आगे चूँकि लिस्ट खोल रहे हैं उसको, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। कुलीग की सही स्पेलिंग क्या होती है? कुलीग जो साथ होते हैं, साथी आपके कंपनी में, जॉब में जो आपके साथ होते हैं, वो आपके कुलीग होते हैं।
क्या है कुलीग की सही स्पेलिंग? बी ऑप्शन है ना कुलीग की, स्पेलिंग नहीं आती क्या? यही तो होता है कुलीग की स्पेलिंग, ठीक है। कुलीग मतलब जो आपके जॉब में आपके साथ होते हैं, दैट्स कुलीग। इस तरह से एक्वेंटेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान ना, ये हो जाएगा ना एक्वेंटेंस के। अगर आपने ये वर्ड कभी सुना है, दैट्स एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स होता है जान पहचान। तो ये सारे स्पेलिंग गलत हैं। तो स्पेलिंग भी आते हैं, आपको पता है एमकेट के अंदर करेक्ट करना होता है। दे आर सो इजी क्वेश्चंस। मतलब स्पेलिंग तो यार एक छोटे बच्चे सही करते हैं, सेंटेंस में आपको सही करना ही। इसी तरह से प्रियोरिटी की करेक्ट स्पेलिंग बताइए भाई। दो टी ऑप्शन है, दैट सिंपल। टिक भी लगा हुआ है? नहीं, वो तो पहले से लगा हुआ था ना, इसका नोट देता हूँ। प्रियोरिटी तरजीह मतलब लाइक पिक द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये दोबारा से इसमें पंक्चुएशन लगानी है बेटा। He did his best, that was all anyone could do in any job. उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की। तो यही सब कुछ था जो कोई भी अपने काम में कर सकता था, जो उसने किया। What? B. No. That's D. Is the correct answer. Why? What's the reason? देखो बेटा, did it best, उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है। बेस्ट के बाद आगे दैट आ रहा है। दैट हमारे पास बेटा एक कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा कंजंक्शन? दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बल्कि सबऑर्डिनेटिंग नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, दैट जैसे लगाते हैं ना, तो उससे पहले आपको सेमी कॉलन लगाना होता है। ये दो क्लॉज एक साथ आपस में जुड़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब लगेगा ना, जैसे दैट लगेगा, तो उससे पहले आपको सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। तो ही डिड हिज बेस्ट, दैट वाज ऑल कुड डू एनी जॉब इन एनी जॉब, ठीक है। तो उसको याद रखना है इस रूल को। इसके मैंने पंक्चुएशन का मैंने लेक्चर डाला हुआ है, अगर आपके पास वक्त हो तो आप वो देख लीजिए। वैसे ही मैं बता रहा हूँ एमकेट वालों के लिए जिनके पास डेज कम है, तो पंक्चुएशन का लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मसला आता है, चूँकि दो क्वेश्चन लगातार हैं जो आपने गलत बताएं, तो सेमी कॉलन का यूज़ भी आप नहीं जान रहे थे और कॉलन का इस्तेमाल भी आप नहीं जान रहे थे। जो एमकेट के स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी केयू में तो पंक्चुएशन आती ही नहीं है, वैसे कोई मसला नहीं। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट सेंटेंस चुनने हैं। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं और मतलब चारों में सेंस सेम बन रहा है, लेकिन करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है वो आपको चुनना है। दैट यू हैव टू पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन द 4। मतलब चेयर की या कुर्सी की टांग जो है वो कैसे टूटी, या कैसे टूटी है? कुर्सी की टांग कैसे टूटी है? सी। नहीं, सी तो हो ही नहीं सकता। हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन? तो यहां पर सी तो हो नहीं सकता ना, चूंकि हैज़ बाद में आ रहा है। हैज़ पहले आना चाहिए था। अगर बिल्कुल हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर इस तरह। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हाउ हैज़ तक तो ठीक है, द चेयर लेग लिखा हुआ है और यहाँ पर द लेग ऑफ द चेयर लिखा हुआ है। देखो सेंस दोनों में सेम बन रहा है, तो बोथ हैज़ द सेम सेंस। और डी तो इसलिए हमारे पास नहीं होगा, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, क्योंकि चेयर के बाद अपोस्ट्रोफी एस आ गया। नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ये तो या तो ए या तो बी ही करेक्ट है। और ए और बी दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हैं, सेंस भी सेम बन रहा है। बट हम हमेशा ना जो है क्या होता है कि शॉर्ट सेंटेंस को हम अपनाते हैं, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग एनी सेंटेंस। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ये एक शॉर्टर वे है, एक शॉर्टर पॉसिबल वे है। हाउ हैज़ द चेयर लेग ब्रोकन, ना कि हम इसको द लेग ऑफ द चेयर बोले ना, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं चेयर लेग करके।
तो ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और समराइज वे पर एक सेंटेंस लिखा जाए दैट वुड बी बेटर, वो ज़्यादा बेहतर हो। सही है। तो ये सेंटेंस करेक्शन थी एक तरह की जिसमें हमने करेक्ट किया। समझ गए तो मसला? ठीक है, अब केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश पोर्शन यहाँ पर एंड हो गया। ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर? वेपर प्रेशर जो है वो इनमें से किस फैक्टर पर इंडिपेंडेंट होता है, किस पर इसका अनुसार नहीं होता है? तो वेपर प्रेशर आपको पता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? दैट इज प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, प्रेशर ऑफ वेपर्स। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज आए हमारे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में होता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता। देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ए तो नहीं हो सकता। इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इतनी कम वेपर प्रेशर होती है। तो टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर, और इंटरमोलिकुलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेपर प्रेशर। डेंसिटी के पर भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी जितने ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो बच गया हमारे पास डी, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर, मतलब सरफेस एरिया चाहे ज़्यादा हो लिक्विड का चाहे कम हो, वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर हमें पानी की बात कर लेंगे तो उसको एक गिलास में ले लें चाहे एक टब में ले लें, दोनों सूरतों में जो है ना वो वेपर प्रेशर सेम जनरेट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल्स ड्यू टू डैश। कह रहे जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर की, ईथर आपको पता है ईथर किससे क्या था? दिस इज ROR, दिस इज ईथर। इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के मुकाबले में, अल्कोहल या फिनॉल के मुकाबले में हमारे पास ROH के मुकाबले में कम होती है। क्या वजह है? ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होती है? ईथर ज़्यादा वोलेटाइल क्यों होता है इथाइल उसके अल्कोहल्स के मुकाबले में? क्योंकि एक चीज़ आप देखते हैं कि अल्कोहल्स के अंदर यू कैन फाइंड कि इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा ना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड OH के बीच का जो बॉन्ड हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ईथर के जब मॉलिक्यूल आप चेक करेंगे तो ईथर के मॉलिक्यूल में देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। तो देखा जाए तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ईथर्स के अंदर वो वीकर देन अल्कोहल्स या फिनॉल्स हैं। दैट्स वाई ये हमारा हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम होती है। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? ड्यू टू व्हाट? बी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। काफ़ी आसान एमसीक्यूज था, और ये एमसीक्यूज का जवाब नहीं दे रहे तो मुझे तो KU वालों से डर नहीं लग रहा, MD कैट वालों से डर लग रहा है। भाई तुम लोगों का टेस्ट संडे को है, जवाब दे दो। KU वाले के ऊपर बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए। आप लोगों को तो अभी टेस्ट होने वाले गिनती के डेज में, तो आप सही बताएं आंसर्स को। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube due to dash। जब दो आइस क्यूब को, ये हमारे फर्स्ट टाइम में भी आता था बोर्ड एग्जाम में, कि जब जो आइस क्यूब को जोड़ा जाता है, जब दोनों को दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इसके क्यूब्स। कौन सी ऐसी फोर्स है जिनको आपस में जोड़ देती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एक्ट करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट सिंपल। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? क्लियर है तीनों क्वेश्चंस? एनी प्रॉब्लम? नो? नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड much better. So which statement correctly describes the structure of sodium chloride crystal? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में जो है वो सही है? इट इज एक्यूरेट। तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट है, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल ड्रॉ करें, इट इज़ लाइक दैट।
ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास लाइक सोडियम है, तो ये हमारे पास है वो 3 क्लोराइड आयन से हमारे पास यहाँ पर जुड़ा होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम है सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, तो ये तो गलत बात हो गई, तो ए तो हो नहीं सकता। बी लिखा हुआ है द क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड। अच्छा, यहाँ पर अभी ना इसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है द क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, थर्ड है ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 3 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 3 सोडियम आयन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल अपोजिटली चार्ज आयंस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं आयनिक बॉन्डिंग, दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो देखो ए और डी तो नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं बी और सी में कि विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो सी ऑप्शन है ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 3 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 3 सोडियम आयन। अच्छा, यहाँ पर हमने वैसे 3 की बात की है, बट असल में यहाँ पर ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है। अगर इसको बताता हूँ, फेस सेंटर्ड से देखो 2 तरह का होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है और एक फेस सेंटर्ड होता है। फेसेस पर भी आपको जो है ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे इस फेस पर एक मतलब एटम दिखाई देगा आपको, इस फेस पर दिखाई देगा, इस फेस पर दिखाई देगा, इस 4 फेसेस होते हैं ना भाई, और मतलब 6 फेसेस बल्कि टोटल होते हैं हमारे पास। अगर एक बॉक्स ले लेना तो सबके फेसेस पर भी जो है वो आपको एक तरह से जो है वो क्रिस्टल्स आपको जो है दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, जैसे जब हम इस बॉक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर ये बॉक्स हमारे पास है, इस बॉक्स में हम देखते हैं कि ये तो अगर इसको हम क्यूब एक मान लें, तो क्या होता है कि इस किनारों में जो अलग अलग किनारे हैं ना, ये किनारों पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हर किनारे में मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 8 एजेस हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एटम्स तो यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, 4 सोडियम के और 4 क्लोरीन के। और बॉडी से और फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि इसके सेंटर में, इसके सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस सेंटर में आ जाएगा, एक मतलब एक एटम यहाँ पर आ जाएगा, एक एटम यहाँ पर आ जाएगा, एक एटम इसके बैक साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, एक एटम इधर पे। तो टोटल 6 फेस सेंटर्ड भी हमारे पास आ जाएंगे। तो एटम्स की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो टोटल देखा जाए तो कॉर्नर्स के लिहाज से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स के लिहाज से जो एटम्स हमारे पास आ रहे हैं, 4 4 8 इधर आ रहे हैं और 6 इधर आ रहे हैं। तो टोटल 14 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो समझो एटम्स आ रहे हैं। तो इधर पर यहाँ पर ये जो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास बी करेक्ट होगा कि द क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हम लोग कह सकते हैं FCC। एक तो बॉडी सेंटर्ड होता है जिसमें सेंटर में जो है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो NaCl होता है उसमें फेस सेंटर्ड मतलब फेस सेंटर्ड होता है कि इसमें एजेस में इलेक्ट्रॉन तो होता है, साथ में फेसेस के भी सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं इस तरह से डायरेक्टली आप देख लें कि बस बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, चूँकि हमारे कोर्स में नहीं है, दैट्स वाई इसको आप डायरेक्टली याद रख लें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेटर लैटिस एनर्जी इज शोन बाय। लैटिस एनर्जी ज़्यादा किस में होगी? अब लैटिस एनर्जी हम किसे कहते हैं? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या है? दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड when 1 mole of a crystal is formed। जब 1 मोल क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी फ्रॉम इट्स gaseous साइंस। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? देखो हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट हमारे पास हैं, NaCl, NaBr, NaI, NaF है। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आएगा या इतना ज़्यादा छोटे एटम्स होंगे उतने ज़्यादा जो है ना कह लो कि हाई लैटिस एनर्जी होगी। अब सबसे छोटे एटम किसमें हमारे पास जुड़े हुए हैं? सोडियम तो सब में ही है, सोडियम का साइज़ बराबर है, कैटाइन बराबर है सब में। एनाइन सबसे छोटा कहाँ पर लगा हुआ है? फ्लोरीन में लगा हुआ है, चूँकि फ्लोरीन का साइज़ कब सबसे कम होता है? चूँकि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट कैटाइन और स्मॉलेस्ट एनाइन इसके अंदर जनरेट हो रहा है। चूँकि इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट एनाइन आ रहा है, तो जितना छोटा कैटाइन या एनाइन होगा उतना ज़्यादा कह लो ना कि बेटा क्या होगा, लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, हाईएस्ट होगी। इसी तरह से अगर MD-CAT में आपको ऑप्शन ये नहीं आ जाए तो ऑप्शन आपके 4 ये आ जाए, या KU के टेस्ट में 4 ऑप्शन आपका ये आ जाए A, B, C, D। उसमें कहा जाए भाई लिथियम फ्लोराइड, इस तरह से सोडियम फ्लोराइड,
पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, तो उसमें क्या हाईएस्ट किसका होगा यहाँ पर? हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी अब किसकी आएगी बताओ? अब देखो यहाँ पर क्या है कि सॉरी ये गलत कर दिया ना। ओके यस बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा ना भाई। लिथियम छोटा होता है सोडियम से, स्मॉलेस्ट कैटाइन ये रहा, सही है ना भाई। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉलेस्ट एन आई नो, क्या पता आपके टेस्ट में स्मॉलेस्ट कैटाइन के लिहाज से देते, तो जो भी सबसे छोटा होगा उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा लेटेस्ट एनर्जी उसकी होगी। हाइड्रेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है उसके अंदर, दैट्स छोटे एटम्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू डैश। मेटल्स जो है ना वो कंडक्ट करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को, क्या रीज़न है? लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, लूजली हेड मेटल एटम, वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी उसी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, या वो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मेटल्स की वजह से होती है? मीन्स मैं कह रहा हूँ कि थर्मल कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो डन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। क्या थर्मल कंडक्टिविटी भी इसी वजह से होती है? हीट कंडक्ट भी इसी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है मेटल। आई थिंक क्योंकि ऐसा होता तो लकड़ी भी सॉलिड है, उसमें भी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए थी, वाइब्रेशनल मोशन तो उसमें भी होती है ना भाई। हर सॉलिड में फिर तो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए थी इस सूरत में। सो ये बी ऑप्शन ही होगा कॉन्सेप्चुअली, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है और इसी वजह से थर्मल कनेक्टिविटी भी होती है। क्लियर है भाई? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द हाई प्रेशर ऑफ 200 ATM इन हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डैश। जो हेबर प्रोसेस होता है हमारे पास, हेबर बोश प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। पता है सबको हेबर प्रोसेस क्या होता है? N2 + 3H2 and this reaction is forming ammonia gas. This is the formation of ammonia. This is Haber's process. And since you know that there are 4 moles of reactant and only 2 moles of product. So यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर जब करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है एज कम्पेयर। ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है? चैप्टर 6 से आ रहा है फर्स्ट ईयर के, केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशन है ना ये, कि जब हाई प्रेशर करते हैं हेबर प्रोसेस में तो रिएक्शन कैसा होता है बेटा? रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाता है। तो फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट आपको ज़्यादा हासिल होगा। ईल्ड होती है ना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ईल्ड आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो क्या आंसर होगा इसका? ये ऑप्शन हो जाएगा बेटर ईल्ड। ज़्यादा ईल्ड हासिल करने के लिए, ईल्ड से मुराद होता है प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है हेबर प्रोसेस में। याद है कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था ज़िंदगी में कभी? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। कह रहे हैं कि इनमें से क्या चेंज करेंगे कि इक्विलिब्रियम जल्दी रीच करेगा? इक्विलिब्रियम के स्पीड पर को कौन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कौन करते हैं इनमें से? कैटलिस्ट करता है, दैट्स इट। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है? इक्विलिब्रियम जल्दी रीच हो जाता है। आपको पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं डालता, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन पे वो अफेक्ट करता है। उसको फास्ट भी कर सकता है अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और स्लो डाउन भी कर सकता है अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। नेक्स्ट है व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस इज रेज्ड बाय 10 केल्विन द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज टू डैश। अगर टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाएंगे, यस बिल्कुल, तो क्या होगा? यस, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये पढ़ा होगा आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सही है बेटा? तो मसला ओके। तो सो फार इजी क्वेश्चंस है ना, देखा जाए तो बहुत मुश्किल, मैंने कल भी बताया था नम्स का टेस्ट को इतना मुश्किल नहीं आता, एम कैट से तो आसानी रहता है, अगरचे ये फेडरल है फिर भी उससे आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल्स फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड डैश। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स।
वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स को चाहिए होती है इफेक्टिव कोलिजन्स को करवाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन वो है जिसका इनिशियल एंड फाइनल इज पॉसिबल। सिंपल ट्रिक है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल होता है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन कहलाता है। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से लिया गया बेटा, थर्मोडायनेमिक्स से, उसी में स्टेट फंक्शन का तस्करा करते हैं। तो क्या इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2? क्या वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल हो सकता है V1 V2? क्या टेम्परेचर T1 T2 हो सकता है? क्या वर्क फाइनल और इनिशियल हो सकता है W1 W2? सुना है क्या ज़िंदगी में? डेल्टा W नहीं। तो वर्क डन कभी भी इनिशियल और फाइनल नहीं होता, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा उसको। किसी भी पाथ को फॉलो करें वर्क डन सेम रहता है। तो वर्क डन का इनिशियल और फाइनल पॉसिबल नहीं होता कि इनिशियल वर्क डन इतना था फाइनल वर्क डन इतना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच एनर्जी चेंज। इक्वेशन क्या लिखी है, थोड़ा अगर मैं इसको यहाँ जूम कर दूँ तो mg+2 है और क्या है बेटा O-2 है, और ये दोनों गैशियस स्टेट में है। ये दोनों गैशियस साइंस मिलकर उन्होंने क्या किया बेटा, MgO बना लिया सॉलिड स्टेट में। बताओ अब इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, लैटिस एनर्जी, सॉल्यूशन। लैटिस एनर्जी। तो कभी तो बताया कि गैशियस आयन से मिलकर अगर सॉल्ट बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। समझ आ गई बात? क्योंकि सब हमारे सिंध बोर्ड में भी होता है, कोई नया नहीं है उसके अंदर कि भाई ये फेडरल बोर्ड से है ही नहीं। तो सिंध बोर्ड का बच्चा भी जाकर इसमें आराम से टेस्ट देकर आ सकता था। नेक्स्ट है व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग कहते हैं NO। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके रिएक्शन ओजोन से करो। ओजोन से बात किससे कर रहे हैं बेटा? O3 से कर रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास NO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए हम जो है ना वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं ना। एयर पॉल्यूटेंट होता है ये, मतलब ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन में काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं तो ओजोन को फिर आपको देख सकते हैं डिकम्पोज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब आपको ऐसे ही नॉलेज देना। बाकी आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भाई कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या तरीका है? ऑर्डर निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट है बेटा, और ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर का क्या तरीका है कि रेट एक्सप्रेशन में जो हमने लिखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। ये आया है हमारे पास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 से आ रही है, सॉरी 8 से आ रही है, केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। निकाला है ज़िंदगी में कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इत्तेफाक हुआ है तो क्या? तो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हुआ है। दैट्स वेरी सिंपल, ये ऑप्शन। समझ गए कैसा सेकंड ऑर्डर निकला है इसका? नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट। वेरी सिंपल। रिडक्शन कहाँ होती है? बिल्कुल OARC, याद है ना? OARC। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। तो उससे क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर OARC इस तरह OARC। नेक्स्ट, द रीजंस ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा? 4.0। क्या वजह है? हाईएस्ट क्यों होती है? इनमें से क्या रीज़न? जस्ट टेल मी द रीज़न व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज द हाईएस्ट वन। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट?
यस, बी ऑप्शन। व्हाट, क्या कह रहे हो? स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज द रेस्पेक्टिव पीरियड, बिल्कुल सही। चूँकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है रेस्पेक्टिव पीरियड में, इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप नहीं जानते, कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता, जिसकी केमिस्ट्री ज़ीरो है, तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। सही है, तो मसला जो है बैलेंस करके ही निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। बैलेंस करने के बाद ही हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आई थिंक रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, दैट्स वाई इसको हमने डायरेक्ट निकाल लिया, वरना बैलेंस करके निकालना पड़ता है हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एक्सप्लेन्स डैश। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPRT कहते हैं ना इसको हम, वेस्पर थ्योरी। सुना होगा ना भाई, कहाँ सुना है इसका नाम? आपने सुना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। क्या बताता है वेस्पर थ्योरी है? आपको ये पता होना चाहिए कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताने के लिए, मॉलिक्यूल्स के शेप को बताने के लिए हमारे पास दो हमारे पास जो है ना वो होते हैं, थ्योरीज होती हैं। एक तो हमारे पास कहलाती है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और दूसरी हमारे पास जो है वो शेप बताने के लिए थ्योरी होती है HOM, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है हाइब्रिड, सुना है कभी, ऑर्बिटल मॉडल। तो वेस्पर और HOM, दीज टू थ्योरीज आर यूज्ड फॉर टेलिंग अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, बाय काउंटिंग द बॉन्ड पेयर एंड लोअर पेयर इन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। याद आया कुछ? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। सिर्फ शेप्स को बताने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। सही है, बाकी बॉन्ड एनर्जी ये नहीं बताती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके पास होगी? वेरी इजी, सी होगा। अरे क्या हो गया अल्लाह के बंदो, डी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं करो। CH4 में होगा ना अल्लाह के बंदो। मीथेन भूल गए कि अल्केन सारे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होते कार्बन उसमें। अब ये है ना हमारे पास, अब यहाँ पर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? बहुत बेसिक बात है यार, सी कैसे लग रहा था आप लोगों को? बेरिलियम क्लोराइड में है ही नहीं, इसके अंदर बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेरिलियम यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, इथीन के अंदर ये sp2 करेगा, BF3 में भी ट्राइगोनल शेप होता है, sp2 करता है, sp3 सिर्फ मीथेन के अंदर आपको दिखेगी। तो ऑल ऑफ दिस का आंसर तो था ही नहीं, तो मैं डी पे लगा दे रहा था, बाकी देखो ना देखो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मीथेन में तो मस्ट होता है। सही है, बाकी सब में नहीं है, तो मसला हो। नेक्स्ट है द फैक्टर विच इज़ नॉट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ इज डैश। कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करता है? मतलब इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा नहीं होती है। देखो उसमें क्या है, प्रेशर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है कम होनी शुरू हो जाती है। ए तो नहीं है। बी है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जाहिर सी बात है sp में 3 होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर sp2 में डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा। सी है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, ये भी अफेक्ट करेगा अल्लाह के बंदो, करेगा ना भैया बॉन्ड लेंथ को। जैसे HF के बीच के जब हम करेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और ये HI के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है।
और यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ गया चूँकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 है, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब देखो ए बी सी तीनों तो है नहीं, अब जाहिर सी बात है, अब 100% डी ऑप्शन सही है, भले कुछ भी लिखा हो उसके अंदर। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट नहीं करती, बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका बाकी चीज़ों का है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैलिएबल एंड डक्टाइल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस मैलिएबल या डक्टाइल है? मैलिएबल सब्सटेंस कौन सा होता है? जिसकी शीट बनाई जा सके, जिसको हैमरिंग करके, जिसको चिपटा करके जिसके शीट बना लें। और डक्टाइल कौन होता है? जिसके विच कैन बी ड्राउन इनटू वायर्स, जिसके तार बनाए जा सकें, जिसके वायर्स बना सकें। बिल्कुल डी ऑप्शन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ही तार बनते हैं और इसी को हम शीट बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एल्यूमिनियम, AL। मेटल है चूँकि ये, मेटल्स के साथ, बाकी सारे मेटल तो नहीं है। मरकरी एक मेटल है, चूँकि लिक्विड स्टेट में तो तार तो बना नहीं सकते ना, इसकी शीट बना सकते हैं। बाकी दोनों ऊपर A और B क्या है बेटा? कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट एलिमेंट्स एनी हाउ। समझ में आई बेटा सब कुछ बात? एनी इश्यूज? क्लियर है भाई सब चीज़ें? अब ये देखो एक रट्टे वाला सवाल है, बल्कि सवाल में मसला है इस वाले में। ये सवाल जो है ना रॉन्ग है। 130 हो गया, एहतजाज होगा इसके लिए भी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन नंबर ना डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता कितना है, जब तक हम ये ना कहें कि भाई उस किसी कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का किसी कंपाउंड में अगर हम देखें, अगर हम कहेंगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl इज, तो अब ये सवाल कंप्लीट होगा कि नमक में NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना होता है। तो वो जैसे आपको मेमोराइज करना पड़ता है, वो हमारे पास 12 होता है, 12 होता है। तो अगर ये क्वेश्चन लेकिन इनकम्प्लीट आया था ये नम्स के टेस्ट में, अगर ये सवाल ऐसे ही आया था तो फिर इसका तो डायरेक्ट आंसर कुछ भी है। इसमें हम 8 भी लगा सकते थे, इसमें हम फिर 10 भी लगा सकते थे, सब सही था। नमक के अंदर सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, चूँकि 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देता है। 13 है, द क्रैकिंग मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलीन। ये हमारे पास कहाँ से MCQs आया है? ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्रैकिंग आपको पता है क्रैकिंग किसे कहते हैं? क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भाई? लाइटर या लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, दैट्स क्रैकिंग। और गैसोलीन किसे कहा जाता है? गैसोलीन इज नॉर्मली दिस इज पेट्रोल। तो अच्छा, तो हमें पता है गैसोलीन को हासिल करने के लिए, चूँकि जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो बस हमें 20% तक ही उससे गैसोलीन मिलता है। अगर हम इस गैसोलीन की तादाद को बढ़ाना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? क्रैकिंग करते हैं, तो प्रोपोर्शन ऑफ गैसोलीन इंक्रीज़ हो जाता है। अब कहने का मकसद है कि अच्छी क्वालिटी वाला गैसोलीन कौन से क्रैकिंग से मिलता है? ये सारे क्रैकिंग है, थर्मल, कैटालिटिक, स्टीम। रेडिएशन क्रैकिंग तो मैंने नहीं सुना कभी, बट थर्मल क्रैकिंग होता है हीट करके, कैटालिटिक क्रैकिंग होता है कैटलिस्ट यूज़ करके करते हैं, स्टीम क्रैकिंग होता है स्टीम के थ्रू। तो किस क्रैकिंग से अच्छी क्वालिटी वाला गैसोलीन हासिल होता है पता है? कैटालिटिक क्रैकिंग से। SB ऑप्शन इज द करेक्ट। तो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, उसमें हमें बेटर क्वालिटी गैसोलीन हमें हासिल होता है, सही है। बाकी से भी होगा बट क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी क्वालिटी कैटालिटिक क्रैकिंग होती है। हम जब सिंध बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम क्रैकिंग पढ़ रहे होते हैं, तो फेडरल बोर्ड के अंदर क्रैकिंग की टाइप्स भी आती हैं, थर्मल क्रैकिंग इस तरह से, लाइक कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ये तीनों टाइप्स आती हैं। और रेडिएशन क्रैकिंग तो पंजाब और फेडरल में भी नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नेमली डैश। ये भी हमारे पास यह सेकंड ईयर है, चैप्टर 6 से दोबारा MCQs आया है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो बेटा अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन आती है तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो एक तो हमारे पास होता है ओपन चेन
याद है सबको? और दूसरा हमारे पास क्या होता है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को फर्दर फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक कैसा होता है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, मतलब होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन होता है रिंग के अंदर, कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है रिंग के अंदर, जो रिंग बन रही है, चेन बन रही है उसके अंदर। और होमोसाइक्लिक के अंदर फिर फर्दर दो कैटेगरीज आती है हमारे पास कि अगर उसके अंदर अगर बेंजीन रिंग आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर बेंजीन रिंग नहीं आ रही लेकिन वो साइक्लिक है और सारे कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको? एलिसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को सब डिवाइड दो टाइप में करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो इस वाले एमसीक्यूज को करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए था हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स का। पढ़ा होगा आपने यकीनन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन? यस, सही कह रहे हो। असाइलेशन याद है, बहुत पढ़ा है चैप्टर 7 जब हमने किया तो कई बार ये एमसीक्यूज किया था। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना भाई? तो सिंध बोर्ड में इसका पूरा नाम हमारे पास होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो उससे क्या होता है? एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन इट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, है ना भाई? नेक्स्ट है जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज डैश। याद है आपको कि साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला किसकी तरह मिलता है? अल्कीन की तरह होता है। दैट्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या होता है? आइसोमर्स होते हैं। तो बताओ ज़रा, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या निकलेगा? ए होगा, बी होगा ना, सेम एज अल्कीन। सही है, क्योंकि दो हाइड्रोजन कम होता है अल्केन से इसमें ना, चेन बनाने के लिए रिमूव हो जाता है। मसला बच्चों क्लोज चेन वाला? ओके चलो दोबारा बताता हूँ। देखो हाइड्रोकार्बन तो हम किससे कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन से मुराद ये कि जिसमें हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कार्बन ऐसे सीधे चेन में लगे हों, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह से रिंग में अटैच हो जाए। दोनों सूरतों में तो ये तो है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन एक ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा ओपन चेन है, क्लोज चेन है। शहीर ने सवाल किया तो मैं बाकी बच्चों को बता दूं। क्लोज चेन में क्या होता है? कार्बन जो है ना इस तरह से क्लोज रिंग में होता है और इसमें कार्बन इस तरह सीधे चेन में चल रहा होता है। अब यहाँ क्लोज चेन के अंदर फिर फर्दर क्या होता है? हमारे पास दो सब कैटेगरी उसकी हमारे पास बनती है, ठीक है? एक को हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों में? होमोसाइक्लिक में क्या होते हैं? ओनली कार्बन इन द रिंग में सिर्फ कार्बन होगा और उसमें कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन द रिंग। कार्बन के अलावा रिंग में कोई दूसरा एलिमेंट भी होगा, दैट्स वाई हेट्रोसाइक्लिक है। अब हेट्रोसाइक्लिक की एक एग्जांपल जैसे कि आप जानते हैं, सबसे मशहूर एग्जांपल जो हम सीध बोर्ड में इसके लिखते हैं वो एन लगा देते हैं ना। इसमें कौन सा कंपाउंड है पता है? इसमें मतलब बेंजीन रिंग जैसा लगता है लेकिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन अटैच है। याद है किसी को नाम इसका? भूल गए, सब भूल गए। पायरिडीन होता है ना ये। तो पायरिडीन हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और अगर सारे कार्बन ही है रिंग के अंदर तो फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या निशानी होती है बेटा? इसके अंदर कौन सी रिंग होती है? बेंजीन रिंग। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ जाए तो वो हमारे पास एरोमेटिक है। जैसे बेंजीन रिंग, ये फिनॉल हमारे पास कंपाउंड है तो फिनॉल को हम कह सकते हैं कि क्या है बेटा? ये एरोमेटिक है। इसी तरह से अगर सारे कार्बन चेन के अंदर हों लेकिन बेंजीन रिंग ना हो, नो बेंजीन रिंग, तो क्या होगा? सूरत में एलिसाइक्लिक होगा। अब इसके अंदर आपके पास जो है ना वो आपको पता है साइक्लो अल्केन्स भी आ जाते हैं इसके अंदर आपके साइक्लो अल्कीन्स भी आ जाते हैं, साइक्लो अल्काइंस भी आ जाते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। समझ गए? तो साइक्लोब्यूटेन ये सब आ जाएगा। कोई मसला और किसी को? दैट्स ओके, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, एवरीथिंग इज डन एग्जैक्टली, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिफरेंशिएट्स अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल?
अच्छा, ये आपको पता है चैप्टर 9 जब हम कर रहे थे ना क्लास में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बीच टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होता है? यस, लुकास टेस्ट। ये फेडरल का ही था, मैंने बताया था। देखो नम्स में आया हुआ है, एमकेट में नहीं आएगा बट नम्स में आया है। लुकास टेस्ट इसको हम कहते हैं। तो लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बताया था जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर होता है ना बेटा, दिस इज लुकास रिएजेंट। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स इज डैश। देखो बेटा, अल्कोहल में 2 बॉन्ड ब्रेकेज होती है। अल्कोहल में समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे है ना COH, ये अल्कोहल है, कभी कभार होता है कि ये COH बॉन्ड ब्रेक होता है जब इसका एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। और कभी कभार क्या होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है पता है? ये CO बॉन्ड, पता है ना भाई? दोनों तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल्स के अंदर, OH के बीच का भी होता है और CO के बीच का भी होता है। अगर OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बच्चों तो याद रखना है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से। लेकिन जब हम CO बॉन्ड के ब्रेकेज की बात करते हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, इसका उल्टा हो जाता है। 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। चूँकि ये CO बॉन्ड के ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, उसके बॉन्ड की ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होगा कि जो टर्शरी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव किससे होगा? प्राइमरी से। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारे पास? ये ऑप्शन हो गया बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन से बॉन्ड की ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? OH या फिर CO बॉन्ड, दोनों के लिए रिएक्टिविटी पैटर्न अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये क्या चीज़ है बेटा? ये हमारे पास जो ये मैंने लिखा ना, किस चीज़ का ऑर्डर है? दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर के रिएक्शन फास्ट या स्लो कब होगा। तो इसमें OH बॉन्ड जब टूटता है तो प्राइमरी फास्टेस्ट रिएक्शन करता है, और CO बॉन्ड टूटता है तो टर्शरी फास्टेस्ट रिएक्शन करता है। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी है, FTB में पढ़ते हैं, PTB में पढ़ते हैं। ये देखा जाए तो हमारे कोर्स के लिहाज से सेकेंडरी के चैप्टर 9 होगा ये। अल्कोहल्स उसी में आता है ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब उसी में आता है। आगे बढ़े। 137 CnH2NO इज द जनरल फार्मूला ऑफ डैश। किसका जनरल फार्मूला है ये? यस, ईथर का। आई डोंट नो, आई नीड टू चेक इट। मुझे ये याद नहीं रहता, सच्ची बात है, मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, मैं चेक करूँगा इधर है कि नहीं। तो ईथर है ना, कोई ईथर ले लेते हैं, जैसे CH3OCH3, सिंपलेस्ट ईथर ले लेते हैं, सही है? ओके, ये हो गया C2H6O, CN हो गया H, 2N तो नहीं हुआ, 2N तो नहीं हुआ, 3N हुआ ना। ओ, C2H6 नहीं, ईथर नहीं है। ईथर के जनरल फॉर्मूला ये निकलेगा, सही बात है ना भाई? आप फॉर्मूले से देख लो, ईथर नहीं है। फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन आते हैं। कार्बोलिक एसिड तो असल में एक कंपाउंड है हमारे पास ना, ये तो कोई वो तो है नहीं, फैमिली तो है नहीं। फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। बच गया हमारे पास C, यही करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, ये भी मुझे याद नहीं है, मैं चेक करूँगा। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, यही हो गया बेटा। C3H6O, क्या बना जनरल फार्मूला? CnH2NO बना कि नहीं बना? इसी जनरल फार्मूले पर रखा है भाई, इनके वाले 3 रख दो। तो ये हमारे पास असल में कीटोन का जनरल फार्मूला है, और ना सिर्फ कीटोन का, और जो कीटोन का जनरल फार्मूला होता है आपको पता है कि वही जनरल फार्मूला किसका होता है? एल्डिहाइड का भी होता है। क्योंकि दोनों के जनरल फार्मूले सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं? होते हैं ना भाई। ऐसी एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था आपको, बाकी आंसर तो आ गया। ठीक है, तो उसको याद करके नहीं करना है, सिंपल जैसे मैंने ट्रिक बताई आपको, आप निकाल लें, कोई फॉर्मूला लिख कर कंपाउंड रख के चेक कर लें। याद तो मुझे तक नहीं है, मुझे भी आपको पता है कि इसको निकालना पड़ा। इन्होंने बोला कि सर ईथर है, मैंने बोला चेक कर लेते, नहीं मिला।
नहीं प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात? एकदम स्मूथली समझ में आ रही है ना बात, क्या बताना चाह रहा हूँ? 138 कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्स। ये नहीं बता सकते, ये तो मैं ही बताऊंगा, तो मैं ही बताऊंगा। ये जो टोटल प्योरली है ये आपका प्योरली एफटीबी है, कैटालिटिक रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की। जैसे आप एल्डिहाइड ले लेते हैं ना, ये रहा एल्डिहाइड हमारे पास, और जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से मुराद क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है? CH4 बन जाएगा। रिडक्शन हो गया ना इसकी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, बना अल्केन। ये हमारे पास पता है। तो ये जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन करते हैं, किसी कीटोन की भी कर सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, जब इसकी रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से ये निकल जाएगा और ये हमारे पास C3H6 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे प्लस H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C3H8 प्रोपेन बन जाएगा। मतलब जब भी कैटालाइटिक रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो हमारे पास क्या बनता है? अच्छा, ये रिडक्शन को एक ख़ास नाम देते हैं ना, ये जो रिडक्शन, ये जो रिएक्शन चल रहा है, इसको ख़ास नाम हम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में नाम सुना होगा आपने कभी। इसे हम लोग कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे नाम ये आएगा नहीं सिंध बोर्ड पे, सिंपल ये फेडरल बोर्ड। तो मैंने पता नहीं एक सवाल ऐसा है जो सिंध बोर्ड में है ही नहीं। न्यू बुक में तो है सेकेंडरी की, जो अभी आई है, पिछले हफ्ते आई है, लेकिन जो बुक आपने पढ़ा जिससे आपका टेस्ट आने वाला उसमें नहीं है। तो अभी जो बुक है ज़ाहिर सी बात उसमें तो ये सारी चीज़ें सुना है किसने? वुल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं सुना है? नाम सुना है? अच्छा ठीक है, यही चीज़ होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन करेगा एस्टर बनाने के लिए? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। आपको पता है ना भी कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसके साथ हम रिएक्शन करा दें, किसका पता है? अल्कोहल का, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है और वाटर बनता है। भूल गए क्या? नहीं याद है? एस्टरिफिकेशन गलत लिख रहा हूँ क्या मैं कुछ? यार इतना मशहूर इथर बेचार एक ही तो रिएक्शन है जो इथर इसी से बनता है, और कोई तरीका ही नहीं है बनाने का। इथर कह रहा हूँ, सॉरी, एस्टर। एस्टर इसी तरीके से बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन कर रहा है? कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल से करा दें, इथाइल एसिटेट बन जाएगा एस्टर हमारा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू, दोबारा रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूसेस, छोड़ दें उसको, एफटीबी है, प्योरली एफटीबी है। ये न्यू बुक में है सेकेंड ईयर की, लेकिन पुराने बुक में नहीं है, जो आप लोग जिससे टेस्ट आप लोगों का आने वाला है। तो ये असल में होता है क्या है कि नाइट्राइल्स है ना हमारे पास। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड N। दीज आर नाइट्राइल्स, जिनको हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड्स कहते हैं। याद है ना, यही साइनाइड्स होते हैं। इनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है, इनका वाटर से जब रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बट कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की, तो प्योरली फेडरल बोर्ड है। तो उसका आंसर हमारे पास ए, इस रिएक्शन से होता है। न्यू बुक जो आई है सेकेंड ईयर की, उसके अंदर है सिंध बोर्ड में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना भाई? मतलब साइनाइड का कोई भी रिएक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, देखा जाए तो। 141 है, पहला न्यूमेरिकल आया नम्स के अंदर, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 24.5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का मास कितना होगा? चलो भाई, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 98 ग्राम सल्फर में, मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितना सल्फर होगा? क्या इसमें 32 ग्राम सल्फर होगा बेटा?
98 ग्राम, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 98 निकलेगा, तो 98 में 32 ग्राम आएगा क्योंकि सल्फर एक ही है। अगर 98 का हाफ कर दूं अगर मैं, तो कितना हो जाएगा ये? 98 का 49 होगा ना 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितना कंटेन होगा बेटा ये सल्फर? बोलो 32 का आधा हो जाएगा, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। 49 का भी आधा करो, क्या 24.5 होता है? तो बताओ इसमें कितना ग्राम होगा? तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाओ, नॉर्मली डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास 8 ग्राम आ गया, क्योंकि कैलकुलेटर तो ज़ाहिर सी बात उसके बिना ही निकालना होता है, अलाउ ही नहीं होता, तो डायरेक्ट निकल गया। तो क्या मैंने बताया, आधा, डबल, हाफ, 4 टाइम्स कम, 4 टाइम्स ज़्यादा ऐसे ही कर रहे होते हैं ये लोग। कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी न्यूमेरिकल में आपको, केजीओ में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं, उसके बिना ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। फ्रॉम द इक्वेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, बताया जाए इसमें हेबर प्रोसेस है, ठीक है ना। कितना मोल अमोनिया का बनेगा 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन से? बहुत आसान क्वेश्चन है। N2 + 3H2, ये बन गया हमारा 2 अमोनिया। ये हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, स्टेशोमेट्री। 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? भाई देखो, 1 मोल जो है वो कितना बना रहा है अमोनिया? 2 मोल बना रहा है, ठीक है। तो 2 मोल कितना बनाएगा? 4 मोल बनाएगा, तो 2.5 मोल कितना बनाएगा? 5 मोल बनाएगा, मतलब आधा बन रहा है ना, देखा जाए तो ऐसे ही। 1 से 2 बनना है तो 2.5 से 5 बनेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5 मोल है इसमें। लॉजिक से सॉल्व कर लो, नो नीड टू। वैसे मुझे फॉर्मूला भी लगाना आता है इसमें, पर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व हो रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से एमसीक्यूज आया है कि एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इक्वेशन बता दे रहा हूँ, दिस इज थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। E इज इक्वल टू, और x तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नहीं पढ़ा कभी? एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो मसला इजी। 144। इफ वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2, then total values of magnetic quantum number will be dash. Again first year chapter 3 atomic structure। azimuthal quantum number की वैल्यू, azimuthal quantum number को स्मॉल l से शो किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। याद है सब्सिडरी क्वांटम नंबर कह लें कि azimuthal क्वांटम नंबर कह लें, बात एक ही है, शेप बताता। अगर कह रहे हैं उसकी वैल्यू 2 है, कह रहे हैं कि बेटा कि अगर L की वैल्यू अगर 2 है, अगर L की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या निकलेगी? इसके लिए हमने एक टेबल पूरी डिज़ाइन की थी, अगर आपको याद है। ये L की वैल्यू आ गई, ये 12+1 की वैल्यू आ गई, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आ गए। फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने ऐसे, सही है। L की वैल्यू आपको पता है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है बच्चों। ये S के लिए, ये P के लिए, ये D के लिए और ये F के लिए। कितने नंबर ऑफ क्वांटम नंबर आएंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये फॉर्मूला बताएगा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। तो एक आपको बताएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 12+1। अब 12+1 इसमें रखते जाएंगे L की वैल्यू को, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस हमसे यही पूछ रहा है ना, कितने हैं कि अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो आप बताएं कि उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आएंगे? तो 5 आएंगे।
तो वैसे इसका आंसर 5 होगा। अगर मैं थोड़ा सा और नॉलेज आपको दूँ कि वो कौन कौन से होंगे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे इसमें 0 होगा, इंटीजर्स में होता है ना बेटा, ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंटीजर में होता है। फिर अगले में क्या होगा, 0 +1 और ये -1। 0 +1 +2 होता है और -1 -2, तो इसकी डिफरेंट रोटेशन है। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट में पढ़ा होगा ऐसे आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स के अंदर। तो ये पूछा नहीं था वैसे आपसे तो बस ये पूछा कि बताएं कितने क्वांटम नंबर L = 2 में पॉसिबल होंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मतलब सिंपल सी बात है ना कि डी सब शेल में, और डी सब शेल में वैसे ही हम जानते हैं कि 5 ओरिएंटेशन ही बनती हैं। DXY बनता है, DYZ बनता है, DZX बनता है, DX² - Y² बनता है, DZ² बनता है। और सब में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2-2 आते हैं। अगर तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ओवरऑल इसमें। तो एक लंबी कहानी है, ये मैं नहीं सुना रहा, भी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद था राइट आंसर तक पहुंचना, मैं पहुंच गया। भाई क्वांटम नंबर जब पढ़ना होगा तो देख लेंगे केजू के बैच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस आर। एफ ऑर्बिटल टोटल के डायरेक्शंस कितने, यहीं पर दिख रहा है आपको। तो टोटल कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे उसके? 7 होंगे। 7 अलग अलग ओरिएंटेशन, 7 अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल होंगे उसके। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन 7। तो ये दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता सवाल था, इसी टेबल से दोनों हो गए, सही है। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ डायरेक्शंस ही बताता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है कि एक ऑर्बिटल कितने ओरिएंटेशंस में, कितने एक्सेस में लाई कर सकता है। PX, PY, PZ ऐसा होता है ना, तो मसला। तो ये भी आसान है, देखो ये सब, ये भी हमारे पास फर्स्ट है चैप्टर 3 से। तो ओवरऑल तो देखो सिंध बोर्ड और फेडरल में इतना खास फर्क नहीं है, तो बहुत एक वाइड डिफरेंस नहीं होता है देखा जाए ना कि भाई पूरी दुनिया ही अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर सेम। Which of the following quantum number is not obtained from Schrodinger's wave equation? Again, this first year, chapter 3 again, structure of atom. Schrodinger's wave equation. ये श्रोडिंगर भाई है जिसने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बताया आपको, और उसने एक इक्वेशन लिखी थी जिसको हम लोग कहते हैं वेव इक्वेशन। उस वेव इक्वेशन में उसने वेरिएबल यूज़ किए थे N, L, M, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन उसने जो है ना S की टर्मिनोलॉजी, S का वेरिएबल उसने अपने इक्वेशन में इस्तेमाल नहीं किया था। S हमारा स्पिन क्वांटम नंबर को, तो स्पिन क्वांटम नंबर को पॉली ने बताया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर, है ना कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो वो स्पिन क्वांटम +हाफ -हाफ जो होता है ना 2 S हम लोग के, तो वो हम कह सकते हैं कि ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन के अंदर मौजूद नहीं था। स्पिन क्वांटम नंबर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से शो किया जाता है। बताता क्या है ये? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस में कैसे घूमता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो इसकी वैल्यू +हाफ होगी या तो -हाफ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, तो +हाफ होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सूरत में -हाफ होती है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू थी ना स्पिन की, स्मॉल s की, ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के अंदर नहीं थी, ये अलग से पॉली ने बताया था अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर, सही है। और उसी ने बताया था ना कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन्स। नेक्स्ट देखो फिर से फर्स्ट ईयर चैप्टर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं? जैसे PX, PY, PZ, ये कहलाता है ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या याद रखना है बेटा कि इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, दे हैव सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका किसने बताया था पता है? देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का तस्करा किया था पॉली ने, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका जो बताया था ना, किसने बताया था? हर्ट्ज ने बताया था ना, हर्ट्ज रूल जिसको हम कहते हैं, पूरा नाम था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7 है, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो पॉली ने कहा था कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p को तोड़ दो, 2px 2py 2pz में, ऐसे ही ना। और इलेक्ट्रॉन को लगाना है तो 2px में लगा दो और एक py में लगा दो, pz में खाली छोड़ दो। ये तरीका किसका था बेटा कॉन्फ़िगरेशन करने का? दिस इज़ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन हुंड ने कहा भाई इससे बेहतर तरीका है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने में मदद करेगा। तो ये हमारे पास है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। हंड जो साइंटिस्ट था उसने बताई थी, उसने कहा क्या करो भाई 1s2 करो 2s2 करो, यहाँ तक तो सही है, लेकिन 2p में जब हम 2px 2py 2pz में इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्टली फिलअप नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको अनपेयर्ड मैनर में फिल करेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन लगाना है तो 1 2 3, याद आया कुछ? इस तरह से लगाएंगे। तो किसका रूल है ये? हंड का रूल है ये, हंड्स रूल, सही है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका है, मेथड है, किसने बताया? हंड नाम के साइंटिस्ट ने बताया। पॉली ने तो बस कॉन्सेप्ट दिया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का, बट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने नहीं बताया था। 4 रूल्स होता है ना, n+l ऑफ वो हंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन। तो उसमें हंड्स रूल ये कहता है कि इफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अनपेयर्ड मैनर टू एक्वायर ग्रेटर स्टेबिलिटी। रट्टा मारा होगा ऐसा कुछ तुम लोगों ने? ये समझ के तो 99% बच्चे पढ़ते ही नहीं है कराची में, और मैं अकेले ही बस खड़ा हूँ यूट्यूब पे समझाई जा रहा हूँ बिला वजह में बच्चों को। ये बच्चे मार वही रट्टा ही रहेंगे, याद ही करें। बेहतर है कि आप उसको समझो, याद नहीं करो। क्या? बिल्कुल डी स्प्लिट होता, अभी बताया ना, dxy dyz dzx dx² -y² dz²। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, इसको मैं बता देता हूँ, बता दो ना इसको। डी में ऐसा होता है, डी सबशेल की जब हम बात करते हैं तो डी में dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx² -y² होता है, dz² होता है। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर, डी सबशेल के अंदर। लेकिन जब इसमें होता क्या है, इस डी सबशेल के अंदर इसमें एक स्पेशल बात देखने में आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये आपने सेकेंडरी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम सुना होगा, जिसके तहत क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं ना। 3 ऑर्बिटल ऐसे नीचे आ जाते हैं और 2 ऑर्बिटल ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो नीचे लो, ये तो एनर्जी की अगर बात करें तो इनकी जो है वो लो एनर्जी होती है और इनकी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। इनको हम लोग कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और हाई एनर्जी वाले क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल्स। तो ये एक होता है, अगरचे ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, लेकिन लाइट के इफेक्ट से क्या होता है कि टूट जाते हैं 2 पार्ट में और डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाता है। तो वरना वैसे हम डी को हम इनको भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ही काउंट करते हैं, वरना वो 2 सेट में उस वक्त टूटते हैं जब इस पर रोशनी पड़ती है। उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये इसी को ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। द आइडिया दैट मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर इन कांस्टेंट मूवमेंट इज कॉल्ड डैश। वो कौन सी थ्योरी है जो आपको बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मूव करते हैं? यस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सिंपल KMT ही बताती है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस मोशन। फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में आपको स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से मिलेगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यस पास्कल, दैट्स गुड। पास्कल ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, इसी को पास्कल भी कहते हैं, इसी को PA भी लिख सकते हैं ना, और इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं।
एक ही बात है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, सुना होगा आपने। लास्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल द प्रेशर वुड बी डैश। अगर टेम्परेचर को भी डबल कर रहे हैं और वॉल्यूम को भी डबल कर रहे हैं तो प्रेशर के साथ क्या होगा? देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। अगर टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन आ गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आ गया, सही है ना? देखा जाए तो इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो आपस में कंबाइन कर ले तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को डबल किया जा रहा है तो प्रेशर कितना हो जाएगा? देखो टेम्परेचर को डबल करेंगे तो प्रेशर तो ऐसे हाफ हो गया। उसके बाद वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फिर से हाफ हो जाएगा। एक मिनट, इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल द प्रेशर डैश। असल में कोई रिलेशन इसमें बन नहीं रहा ना। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर को डबल करेंगे तो फिर इसमें मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इसको, देखा जाए तो, क्योंकि उसमें हम कांस्टेंट रखते हैं ना भाई। जब बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, जब चार्ल्स लॉ लगाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे। यहाँ पर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वैसे देखने में 1/4 आ रहा है और 1/4 आंसर में नहीं है, मतलब ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इसको, तो कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 115 समझ में आ गया भाई। तो ये सारा जो था 3 सितंबर को जो नम्स का टेस्ट इन बच्चों ने कराची में दिया है तो उनके ये टेस्ट पेपर आया था। तो सो फार एक इतना मुश्किल पेपर नहीं है, अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं इसके अंदर।